हेलो। हाय सरिता, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ पा रही है आपको? मेरी आवाज़ आ पा रही है? मुझे एक बार बता दें मेरी आवाज़ आ पा रही है या नहीं। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेय तिवारी मुंबई से, और आज हमारी दोस्त सरिता त्रिपाठी के कहने पर हम उनके पटल सरिता त्रिपाठी, कवित्री सरिता त्रिपाठी के पटल से आपके सामने लाइव प्रस्तुत हैं, और आपको कुछ अपनी रचनाएं सुनाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर, क्योंकि टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए धीरे धीरे मैं आपको एक आध मुक्तक सुनाते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो सुनिएगा, मैं पहली रचना सुनाता हूँ कि कवि के बारे में ही कुछ एक सुना देता हूँ, एक मुक्तक कि बिना श्रोता समर्थन के कवि बेमोल होता है। बिना श्रोता समर्थन के कवि बेमोल होता है। मिले जो दाद लेखन पर कवि बेमोल होता है। थैंक यू सरिता, थैंक यू सो मच। तो यहाँ बेमोल में मैं यमक अलंकार का प्रयोग कर रहा हूँ, जिसमें बेमोल का दोनों बार अर्थ अलग निकल रहा है कि बिना श्रोता समर्थन के कवि बेमोल होता है। वेलकम विनय, वेलकम, थैंक यू सो मच। बिना श्रोता समर्थन के कवि बेमोल होता है। मिले जो दाद लेखन पर कवि बेमोल होता है। एक बार बेमोल का मतलब है मैं उसका कोई मोल नहीं होता, मिट्टी के मोल। अगर उसको दाद नहीं मिली लेखन पे तो मिट्टी के मोल हो गया, और एक बार बेमोल का मतलब है कि अनमोल हो गया, इतना मोल हो गया उसका कि कोई मोल ही नहीं लगा सकता। बिना श्रोता समर्थन के कवि बेमोल होता है। मिले जो दाद लेखन पर कवि बेमोल होता है। कवि संतान है माँ शारदे की, है कृपा माँ की, जो लिख दे लेख कवि दिल से वही अनमोल होता है। जो लिख दे लेख कवि दिल से वही, जो लिख दे लेख कवि दिल से वही अनमोल होता है। तो ये मेरा मुक्तक था कवियों के लिए, रचनाओं के लिए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं कि मैंने एक बार कहा कि कविताएं लिखने की कोशिश हर कोई करता है, हर कवि करता है। तो पर कविता असल में है क्या, कविता लिखना है क्या? तो मुझसे किसी ने पूछा कि कविता कहते किसको हैं, तो मैंने कविता की परिभाषा भी कविता में बताई कि खुशियों से दामन रूठा है। खुशियों से दामन कविता की परिभाषा क्या है, कविता होती क्या है कि खुशियों से दामन रूठा है, दुख दर्द से दिल भी टूटा है, ऐसा गम हृदय छूता है, बेबस नजरों से चूता है। खुशियों से दामन रूठा है, दुख दर्द से दिल भी टूटा है, ऐसा गम हृदय छूता है, बेबस नजरों से चूता है। यदि अश्रु न छल
छलके आंखों में, यदि अश्रु न छलके आंखों में, तन्हाई हो दिन रातों में, एक पंक्ति कंठ से आती है, पीड़ा और व्यथा सुनाती है। ऐसी कविता में, ऐसी करुणा में वह रचना सच्ची कविता कहलाती है। ऐसी करुणा में वह रचना सच्ची कविता कहलाती है। तो ये तो हुई कविता की परिभाषा। फिर कविता के साथ साथ ये भी होता है कि कवि क्या है। तो कवि ये है कि जिसने बांटा इन छंदों को एक महफिल के कुछ बंदों को, जो जीने को समझाता है, जीने का अर्थ बताता है, अपना गम सीने में रखकर दुनिया को खूब हंसाता है, प्रेम न्याय और सत्य दया सब रचनाओं में गाता है। और कहे तिवारी ऐसा विरला सच्चा कवि कहलाता है। कहे तिवारी ऐसा विरला सच्चा कवि कहलाता है। कहे तिवारी ऐसा विरला सच्चा कवि कहलाता है। तो ये कवि और कविता और कवि की डेफिनेशन हुई जो मैंने लिखी थी। उसके साथ ही मैंने 4 लाइन कही थी कवि के। यूं तो हर कवि के कुछ अपने यत्न हुआ करते हैं। यूं तो हर कोई कवि कोशिश करता है लिखने की, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोशिश से ही लिखते हैं हर एक कवि। यूं तो हर कवि के कुछ अपने यत्न हुआ करते हैं, जब तक कि वो कॉपी ना करे कहीं से, तब तक कोई प्रयास नहीं होता उसका। लेकिन अगर टूटा फूटा भी लिखता है तो उसमें प्रयास से लिखता है। यूं तो हर कवि के, हाय विशाखा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे यहाँ पे, थैंक यू सो मच विशाखा जी। मुझे लगता है देवप्रिया जी भी जुड़ गई हैं, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू देवप्रिया, थैंक यू सो मच। तो यूं तो हर कवि के कुछ अपने यत्न हुआ करते हैं, कविता लिखने के भी तो कुछ ढंग हुआ करते हैं। अनुराधा जी थैंक यू सो मच। यूं तो हर कवि के कुछ अपने यत्न हुआ करते हैं, कविता लेखन के भी तो कुछ ढंग हुआ करते हैं। और जो अपनी रचनाओं पर खुद मग्न हुआ करते हैं, श्रोता ही सम्मान न दे तो कवि के प्रयास जगत में व्यर्थ हुआ करते हैं। श्रोता ही सम्मान न दे तो कवि के प्रयास जगत में व्यर्थ हुआ करते हैं। श्रोता अगर सम्मान न दे तो कवि के प्रयास जगत में व्यर्थ हुआ करते हैं। तो ये एक ऐसा सत्य है कि जो हर कवि जानता है कि जब तक उसकी लेखन पर दाद नहीं मिले तो लिखने का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता लेखन का। चलिएगा, अब मैं आपको एक रचना सुना रहा हूं जो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही लिखी थी और बचपन के ऊपर मेरा वो छंद है। और मैंने लिखा और लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने सच्चाई लिख दी है, सच लिख दिया है जो हम सब ने व्यतीत किया अपना अपना बचपन। उस बचपन में मैं एक छंद पढ़ने जा रहा हूँ, आप उसको सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो समर्थन दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा और आगे बढ़ पाऊंगा। तो सुनिएगा वो छंद कि याद आ रहा है मुझको वो मेरा बचपन, याद आ रहा है मुझको वो मेरा बचपन, और याद आ रहे वो खेल जो पुराने थे। अरे वाह शैलेंद्र शैल जी, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अरे काफ़ी लोग अपने ग्रुप के भी जुड़ गए हैं, थैंक यू सो मच। अरे ममता जी थैंक यू सो मच, थैंक यू ममता जी, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। जी जी, तो सुनिएगा कि याद आ रहा है मुझको वो मेरा बचपन, और याद आ रहे वो खेल जो पुराने थे। याद आ रहा है मुझको वो मेरा बचपन, और याद आ रहे वो खेल जो पुराने थे। अटकन बटकन दही चटा के खेले, कंचे खेले लंगड़ी से खेल वो निराले थे। अटकन बटकन दही चटा के खेलते थे, या बहुत से लोग उसको आटे बाटे करके खेलते थे, आटे बाटे दही चटा के। और बहुत सी जगह वो अक्कड़ वक्कड़ बॉम्बे वो इस तरह से खेला जाता था, पर वो सिमिलर टाइप के खेल हमने सबने खेले होंगे। कि याद आ रहा है मुझको वो मेरा बचपन, और याद आ रहे वो खेल जो पुराने थे। अटकन बटकन दही चटा के खेले, कंचे खेले लंगड़ी से खेल वो निराले थे। कंचे खेले लंगड़ी से खेल वो निराले थे। खेल छुपा छुपी खेले,
खेले छुपा छुपी खेल, छुपा छुपी हाइड एंड सीक, खेले छुपा छुपी खेल चोर सिपाही खेले, खेले छुपा छुपी खेल चोर सिपाही खेले, खेल के तो हम सारे कितने दीवाने थे, खेल के तो हम सारे कितने दीवाने थे, और याद में रह गई यादें पुरानी सब, याद में ही रह गई यादें वो पुरानी सब, जो पुराने दिन थे वो कितने सुहाने थे, जो पुराने दिन थे वो कितने सुहाने थे, जो पुराने दिन थे वो कितने सुहाने थे। आप शेयर भी करते चले जाइए, अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप शेयर कर सकते हैं ये रचना। याद में ही रह गई यादें वो पुरानी सब, जो पुराने दिन थे वो कितने सुहाने थे। ट्रांजिस्टर पर हवा महल सुना है खूब, एक हवा महल करके प्रोग्राम आता था जो ट्रांजिस्टर और रेडियो पे चला करता था, और यकीन मानिए जितना क्रेज आज की डेट में धारावाहिकों का नहीं है, उस टाइम उस रेडियो पर आने वाले प्रसारण हवा महल का होता था, और लोग वो ट्रांजिस्टर सेट करके सुना करते थे उसको। तो ट्रांजिस्टर पर हवा महल सुना है खूब, दूरदर्शन के भी कितने दीवाने थे, ट्रांजिस्टर पर हवा महल सुना है खूब, दूरदर्शन के भी ठाठ वो निराले थे, धारावाहिकों में हम लोग खाली हाथ देखे, हम लोग धारावाहिक आता था एक, और खाली हाथ हम लोग बानो बेगम, धारावाहिकों में हम लोग खाली हाथ देखे, चित्रहार रंगोली भी सबको लुभाते थे, ट्रांजिस्टर पर हवा महल सुना है खूब, दूरदर्शन के भी ठाट वो निराले थे, धारावाहिकों में हम लोग खाली हाथ देखे, चित्रहार रंगोली भी सबको लुभाते थे, परिवार साथ बैठ हर रविवार को, परिवार साथ बैठ हर रविवार को, वो रामायण देखना भी भूल नहीं पाते थे, परिवार साथ बैठ हर रविवार को, वो रामायण देखना भी भूल नहीं पाते थे, बिजली ना होती टीवी बैटरी से चलते थे। आप सब याद करें वो पोर्टेबल टीवी, छोटे छोटे ब्लैक एंड व्हाइट, और जब लाइट आ जाती थी तब तो वो बैटरी चार्ज की जाती थी, वो बैटरी से चल जाते थे, तो बैटरी जब लाइट आती थी तो बैटरी चार्ज की जाती थी, और लाइट चली जाती थी तो वो बैटरी से देखे जाते थे रामायण, ये अपना रामायण सीरियल या खाली हाथ जो भी धारावाहिक चलते थे, रामायण, चंद्रकांता और ये सब, वो बैटरी से चलाए जाते थे टीवी, और बैटरी से देखे जाते थे। वो अभी आज तो कहीं दिखाई भी नहीं देंगे, आज तो कोई, आज के बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे वो क्या था। परिवार साथ बैठ हर रविवार को, वो रामायण देखना भी भूल नहीं पाते थे, बिजली न होती टीवी बैटरी से चलते थे, याद में है सब जाने कैसे वो जमाने थे, याद में है सब जाने कैसे वो जमाने थे, याद में है सब जाने कैसे वो जमाने थे। मेले लगते थे हर तीज त्योहार पे, मेले लगते थे हर तीज त्योहार पे। अभी मेला कौन जानता है आज की डेट में? आज की डेट में मुझे तो ये लगता है कि कस्बे के एक टाउन के बच्चा भी नहीं समझता होगा कि मेला होता क्या है, सब खत्म हो गया। मेले लगते थे हर तीज त्योहार पे, वो मेला जाने का भी एक शौक वो निराला था। मेले लगते थे हर तीज त्योहार पे, वो मेला जाने का भी एक शौक वो निराला था। बाइस्कोप देखने का, जादूगर खेल का भी, और चाट खाने का भी मेला ही बहाना था, और चाट खाने का भी मेला ही बहाना था, और चाट खाने का भी मेला ही बहाना था। अब उसके बाद में एक ऐसी हकीकत डाल रहा हूं इस मेरी रचना में कि इस रचना की वो जान है। हम सबने साइकिल सीखी है, सब लड़कों ने अपनी युवावस्था में, युवावस्था कह सकते हैं उसको, युवावस्था नहीं कह सकते उसको, बचपन वाली उस अवस्था में साइकिल सीखी होगी। और साइकिल किस तरह से सीखते थे कि दोपहरी में अपने पापा की 24 इंच की साइकिल निकाल लाते थे घर से बाहर, और उसको चलाने की कोशिश करते थे। और वो साइकिल भी इस तरीके से चलाते थे, वो कैंची बोलते थे उसको, कैंची चलाना यूपी में तो कैंची बोला जाता है। उसके बीच में होकर टांग फंसाते थे, उसकी साइकिल के जो बीच में ट्राइंगल जैसा होता था उसमें टांग फंसाते थे, और टांग फंसा के इस तरह से लटक के साइकिल चलाई जाती थी, वो बड़े अजीब तरीके से, तो उसको कैंची बोला जाता था। तो सुनिएगा कि साइकिल सीखने के प्रथम चरण में वो कैंची वाला चरण कभी ना भूल पाएंगे। आजकल किसी को नहीं पता होगा एक कैंची में भी साइकिल चलाई जाती थी।
साइकिल सीखने के प्रथम चरण में वो कैंची वाला चरण कभी ना भूल पाएंगे। दूसरे चरण में था डंडा, तीसरे में गद्दी। अब बस यादें नई पीढ़ी को सुनाएंगे, अब बस यादें नई पीढ़ी को सुनाएंगे। तो वो पहले तो चलाई जाती थी कैंची, और कैंची के बाद फिर हम सीट पे आके चलाने की कोशिश करते थे। तो सीट तक पहुंचने के बाद वो पैडल तक पैर नहीं पहुंचता था, तो सीट से उतर के डंडे पे बैठ के चलाते थे, तो उसे डंडा कहा जाता था। पहले कैंची, फिर डंडा, फिर उसके बाद डंडा चलाते चलाते फिर पैर वहां तक प्रैक्टिस हो जाती थी, तब फिर गद्दी पे आके चलाते थे। साइकिल सीखने के प्रथम चरण में वो कैंची वाला चरण कभी न भूल पाएंगे। दूसरे चरण में था डंडा, तीसरे में गद्दी। अब बस यादें नई पीढ़ी को सुनाएंगे, अब बस यादें नई पीढ़ी को सुनाएंगे, अब बस यादें नई पीढ़ी को सुनाएंगे। अब देखिए, उस सब करतूतों के बाद हम स्कूल में आए। हमारे यहाँ पे मुंबई में तो अलग सिस्टम है, लेकिन यूपी में स्कूल 12th तक माना जाता है, और उनको स्कूल 10th 12th तक उसको स्कूल ही कहते हैं। तो अब देखिए, आए स्कूल में तो हौसला बढ़ा हुआ था, आए स्कूल में तो हौसला बढ़ा हुआ था, परंतु गणित ने तो हिम्मत ही तोड़ दी। गणित से बड़ा डर लगता था भाई, और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि काफी लोग गणित और फिजिक्स केमिस्ट्री से डरते होंगे। मुझे तो गणित से बहुत डर लगता था। आए स्कूल में तो हौसला बढ़ा हुआ था, परंतु गणित ने तो हिम्मत ही तोड़ दी। क्षेत्रफल आयतन त्रिज्या परिधि में फंसा, क्षेत्रफल आयतन त्रिज्या परिधि में फंसा। मैंने जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी, मैंने जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी, मैंने जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। गणित में कैसे कैसे चैप्टर हुआ करते थे, आयतन, क्षेत्रफल, है ना, और परिधि, व्यास, व्यास निकालना, परिधि निकालना, गोले का त्रिज्या दे दी तो आपको उसका क्षेत्रफल निकाले, पता नहीं क्या क्या था उसमें। और वो उसमें जो फॉर्मूलाज थे वो याद कर करके रट के बच्चा जो है परेशान हो जाता था। आए स्कूल में तो हौसला बढ़ा हुआ था, परंतु गणित ने तो हिम्मत ही तोड़ दी। क्षेत्रफल आयतन त्रिज्या परिधि में फंसे, मैंने जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी, मैंने जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। भौतिक रसायन विज्ञान भी तो जान को थे। अब ये सुनिएगा कि भौतिक रसायन विज्ञान भी तो जान को थे, बचा हुआ खून खोपड़ी का ये भी पी गए। भौतिक रसायन विज्ञान भी तो जान को थे, बचा हुआ खून खोपड़ी का ये भी पी गए। सारे अत्याचार झेल के भी जैसे तैसे हम, जीने की तमन्ना थी तो जिंदगानी जी गए, जीने की तमन्ना थी तो जिंदगानी जी गए, जीने की तमन्ना थी तो जिंदगानी जी गए, जीने की तमन्ना थी तो जिंदगानी जी गए। अब ये जीने की तमन्ना क्या थी? पुष्पा सिंह जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रोजा, थैंक यू रोजा, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग मी, थैंक यू रोजा। तो अब जीने की तमन्ना क्या थी वो समझने की कोशिश कीजिए। जब मैंने लास्ट उसमें कहा कि सारे अत्याचार झेल के भी जैसे तैसे हम, जीने की तमन्ना थी तो जिंदगानी जी गए, जीने की तमन्ना थी तो जिंदगानी जी गए। अब समझिए कि जीने की तमन्ना क्यों थी ये भी सुन लीजिए, जीने की तमन्ना क्यों थी ये भी सुन लीजिए, कि कारण था कक्षा में थी भोली भाली लड़की। जीने की तमन्ना क्यों थी ये भी सुन लीजिए, कि कारण था कक्षा में थी भोली भाली लड़की। गोरे गोरे गाल काली घटाओं से केश थे, गोरे गोरे गाल काली घटाओं से केश थे, वो कजरारे नैन वाली मोहनी सी लड़की। जीने की तमन्ना क्यों थी ये भी सुन लीजिए, कि कारण था कक्षा में थी भोली भाली लड़की। गोरे गोरे गाल काली घटाओं से केश थे, वो कजरारे नैन वाली मोहनी सी लड़की, कजरारे नैन वाली मोहनी सी लड़की। अब देखिए, सबसे इसका इंटरेस्टिंग जो पार्ट आता है वो ये कि प्रेम पत्र लिखने को मन करता था, और प्रेम पत्र, थैंक यू अजय वर्मा, थैंक यू सो मच। प्रेम पत्र लिखने को मन करता था, और लिखे कई बार लिख लिख के ही फाड़ दिए। प्रेम पत्र लिखने को मन करता था, और लिखे कई बार फिर लिख के ही फाड़ दिए।
और वो एक ऐसा क्रेज था, वो एक ऐसा टाइम था कि हर लड़का ये कोशिश करता था कि मैं इस लड़की के लिए एक आज लव लेटर लिखूंगा। वो लिखता भी था, लिखने के साथ साथ हर तरह से लिखता था, प्यारी प्रिया, है ना, मेरे दिल की दुलारी प्रिया, मेरी प्रियतमा, इस तरह से संबोधित करते हुए। पर नीचे जब नाम लिखने का नंबर आता था तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती थी, वो नाम नहीं लिख पाता था मन खोल के, भाई नाम लिख दे। वो इतना डरता था कि किसी को पता पड़ गया तो धुनाई होगी, पिटाई होगी, या तो लड़की के घर वालों से डरता था या फिर अपने घर वालों से डरता था। तो लेटर लिखे जाते थे और लिख के फिर फाड़ दिए जाते थे, ऐसे गोली बना के फेंके जाते थे। और ये सच्चाई है, हमने कितने लिखे, लिख लिख के ऐसे ही फाड़ दिए। हिम्मत नहीं होती थी कि लड़की तक पहुंचा दे वो। प्रेम पत्र लिखने को मन करता था और लिखे कई बार, लिख लिख के ही फाड़ दिए। एक बार नाम लिख पहुंचाया जैसे तैसे, एक बार नाम लिख पहुंचाया जैसे तैसे, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं। एक बार नाम लिख पहुंचाया जैसे तैसे, और पापा ने हमारे मंसूबे ही ताड़ लिए, और पापा ने हमारे मंसूबे ही ताड़ लिए, और पापा ने हमारे मंसूबे ही ताड़ लिए। अब ये मेरा दुर्भाग्य था कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, इंटर कॉलेज था जिसमें मैं पढ़ता था, उसमें मेरे पापा लेक्चरर थे बायोलॉजी के। मेरे पापा लेक्चरर थे, तो जिसको मैंने वो लेटर लिखा अपना नाम डाल के, वो उस लड़की ने वो लेटर पापा तक पहुंचा दिया। प्रेम पत्र लिखने को मन करता था और लिखे कई बार, लिख लिख के ही फाड़ दिए। एक बार नाम लिख पहुंचाया जैसे तैसे, और पापा ने हमारे मंसूबे ही ताड़ लिए। याद है कुटाई कैसे कैसे हुई थी हमारी, याद है कुटाई कैसे कैसे हुई थी हमारी, और बस पत्र लिखना ही हम भूल गए। याद है कुटाई, थैंक यू गरिमा जी, थैंक यू सो मच गरिमा सुरान जी, थैंक यू सो मच। याद है कुटाई कैसे कैसे हुई थी हमारी, और बस पत्र लिखना ही हम भूल गए। याद है कुटाई कैसे कैसे हुई थी हमारी, और बस पत्र लिखना ही हम भूल गए। बहन बनानी पड़ी क्लास की वो लड़की ही, बहन बनानी पड़ी। देखो मेरे अरमानों पे कैसे पानी फिरा। जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, जो सबसे ज्यादा सुंदर थी, जिसको मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, उसे मुझे बहन बनाना पड़ गया मेरे पिताजी की वजह से। देखो कितना कितना अत्याचार होता था हमारे बचपने में। आजकल के बच्चों को करके देखो जरा, उनको बोल के भी देखो कुछ। याद है कुटाई कैसे कैसे हुई थी हमारी, और बस पत्र लिखना ही हम भूल गए। बहन बनानी पड़ी क्लास की वो लड़की ही, और प्यार व्यार सब खौफ में ही भूल गए, और प्यार व्यार सब खौफ में ही भूल गए, और प्यार व्यार सब खौफ में ही भूल गए। अब आते हैं कॉलेज में। कॉलेज के शौक थोड़े भिन्न थे, अलग थे। कॉलेज के शौक थोड़े भिन्न थे, अलग थे। वो पनवाड़ियों की भी तो हम पे उधारी थी। कॉलेज के शौक थोड़े भिन्न थे, अलग थे। वो पनवाड़ियों की भी तो हम पे उधारी थी। कैपस्टन कैवेंडर्स और विल्स चलती थी। यहाँ पे जो लड़के होंगे या जो लड़कियां भी स्मोक करती होंगी, उनको पता होगा कि ये क्या नाम है। कैपस्टन कैवेंडर्स और विल्स चलती थी, और चांसलर भी तो काले रंग वाली थी, और चांसलर भी तो काले रंग वाली थी। कॉलेज के शौक थोड़े भिन्न थे, अलग थे। वो पनवाड़ियों की भी तो हम पे उधारी थी। कैपस्टन कैवेंडर्स और विल्स चलती थी, और चांसलर भी तो काले रंग वाली थी, और चांसलर भी तो काले रंग वाली थी। कॉलर उठा कमीज के तो ऐसे झूमते थे, कॉलर उठा कमीज के तो ऐसे घूमते थे, जैसे हमसे बड़ा ना हीरो कोई और है। कॉलर उठा कमीज के तो ऐसे घूमते थे, जैसे हमसे बड़ा ना हीरो कोई और है। वक्त है हमारा और है हमारी मुट्ठियों में, वक्त है हमारा और है हमारी मुट्ठियों में। हमसे जमाना सारा ये हमारा दौर है, हमसे जमाना सारा ये हमारा दौर है, हमसे जमाना सारा ये हमारा दौर है, हमसे जमाना सारा ये हमारा दौर है। वक्त कैसे बीता हम कहां से कहां आ गए, वक्त कैसे बीता
हम कहां से कहां आ गए, जो हमारा दौर था वो खुशियों का दौर था। अब हकीकत पे आता हूं और हकीकत की हद लिखता हूं। आप जो देखिए, जो मैं लिख रहा हूं अगर वो सत्य है तो आप समर्थन कीजिए कि वक्त कैसे कैसे बीता, वक्त कैसे बीता, हम कहां से कहां आ गए, जो हमारा दौर था वो खुशियों का दौर था। परिवार थे बड़े संयुक्त परिवार थे, वो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। परिवार थे बड़े संयुक्त परिवार थे, तो तीज त्योहारों का चलन कुछ और था। तीज त्योहारों का चलन कुछ और था। तीज त्योहारों का चलन कुछ और था। आज रिश्ते सिमट चुके हैं चार दीवारों में। आज रिश्ते सिमट चुके हैं चार दीवारों में। रिश्ते सिर्फ चार दीवार, आपके फ्लैट में, आपके अपार्टमेंट में, आपके मकान में, ईंट पत्थर के बने मकान में, इसी में सिमट के रह गए हैं रिश्ते। आजकल के बच्चों को ये नहीं पता पड़ोस क्या हुआ करता था, पड़ोस की अहमियत क्या होती है। आजकल के बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे चार घर छोड़ के कौन रहता है, कुछ नहीं मालूम, सिर्फ सिमट के रह गए हैं। और अपने अपने से मतलब इतना रह गया है कि बाजू वाले अगर किसी अंकल को हम सड़क पे किसी भी तरह से परेशान होते हुए देखेंगे तो उनसे पूछ भी नहीं सकते कि अंकल क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो भाईचारे की भावना थी, वो जो सामाजिकता थी, जो समाज से जुड़े रहने की भावना थी, वो खत्म हो गई। हमारे ये टीवी मोबाइल ये सब छीन ले गए। इन्होंने हमारे पास वक्त ही नहीं छोड़ा कि हम लोगों से मिले जुले। तो आज रिश्ते सिमट चुके हैं चार दीवारों में। होली फीकी और फीकी दिवाली भी हो गई। होली हमारे टाइम में और अभी भी छोटी जगहों पे देख लो, गांव में कस्बों में जाके, कि जब होली होती है तो लगता है होली है, दिवाली होती है तो लगता है दिवाली है। अभी आप दिल्ली मुंबई में आप देखो, क्या लगता है आपको, होली है या दिवाली है, कुछ पता नहीं चलता। अपने चार लोग मिलके थोड़ा थोड़ा कलर लगा के, ऐसा गुलाल लगा के, इधर उधर थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके फॉर्मेलिटी, एक नेग जैसा कहते हैं उसको करके, बस हो गई होली। तो ऐसे तो होली होती है आजकल। सिमिलरली दिवाली में पटाखे क्रैकर सब साथ मिलके चलाते थे, मोहल्ले पड़ोस के लोग, और सब इकट्ठे होकर चलाते थे। अभी पता पड़ा एक फ्लैट का आदमी उधर चला रहा है एक कोने में, दूसरे फ्लैट का आदमी दूसरे कोने में चला रहा है, एक विंग का इधर चला रहा है। कुछ समझ में ही नहीं आता कोई त्योहार है या नहीं है। आज रिश्ते सिमट चुके हैं चार दीवारों में। होली फीकी और फीकी दिवाली भी हो गई। भाभी ने न बुलाया ननद राखी बांधने, भाभी ने न बुलाया ननद राखी बांधने, तो बहन भी भाई की ही याद में ही रो गई। बहन भी भाई की ही याद में ही रो गई। बहन भी भाई की ही याद में ही रो गई। खेल कूद कैद टीवी मोबाइल में हुए हैं। खेल कूद कैद टीवी मोबाइल में हुए हैं। शारीरिक मानसिक क्रियाओं के अभाव में वो खेल ही नहीं जानते कोई, जो जिसमें शरीर की ताकत लगती थी। जैसे कबड्डी होता था, जैसे हाइड एंड सीक होता था, या छुपन छुपाई खेलते थे, या वो तो हाइड एंड सीक ही हो गया, वो पकड़म पकड़ाई खेलते थे। वो सारे खेल, उसमें एनर्जी वेस्ट होती थी। अब वो खत्म ही हो गया। तो जिसमें कुछ फिजिकल लेबर नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। तो बच्चों का जो टेंशन है, जो अवसाद है, जो मानसिक क्या कहना चाहिए टेंशन है, वो बढ़ती जा रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा पेशेंस खो रहे हैं। उनको जरा सी कोई बात होती है वो एकदम बिगड़ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। खेल कूद कैद टीवी मोबाइल में हुए हैं। शारीरिक मानसिक क्रियाओं के अभाव में बच्चे जिनकी उम्र खेल कूद करने की, बच्चे जिनकी उम्र खेल कूद करने की, जीने लगे आजकल मानसिक तनाव में। जीने लगे आजकल मानसिक तनाव में। जीने लगे आजकल मानसिक तनाव में। अब न कोई इलाज बाकी ही बचा है बस। ये अंतिम 4 लाइनें देखिए कि अब न कोई इलाज बाकी ही बचा है बस। समय का खेल है, जो होना था वो हो गया। अब न कोई इलाज बाकी ही बचा है बस। समय का खेल था, जो होना था वो हो गया। जिए हमने जो दिन वो क्या जाने नई पीढ़ी। जिए हमने जो दिन वो क्या जाने नई पीढ़ी। एक युग का तो जैसे अंत कहीं हो गया। एक युग का तो जैसे अंत कहीं हो गया। एक युग का तो जैसे अंत कहीं हो गया। एक युग का तो जैसे अंत कहीं हो गया। तो ये मेरी रचना थी जो आपने सुनी, और आशा करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आई होगी। और तो अब मैं आपको एक सिंपल सी एक रचना सुना देता हूँ जो
मेरे दिल के बड़ी करीब है, जो अब हर कवि के दिल की करीब होती है रचना। पता नहीं आपको पसंद आएगी या नहीं, तो वो मैं सुना देता हूँ, सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ऐसी एज होती है, ग्रेजुएशन वगैरह, ग्रेजुएशन करते हैं या ग्रेजुएशन करने के बाद जब निकलते हैं, तो एक ऐसी अवस्था होती है कि बड़ा आदमी अपने गुरूर में, एक अपने एक उसमें ही रहता है, अपनेपन में ही रहता है। तो उस टाइम वो ये समझता है कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा क्या कहना चाहिए, समझदार कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा दिव्य ज्ञान किसी को नहीं है। तो उस टाइम वो दूसरों का किस किस तरह से क्या क्या इंसल्ट कर देता है। और फिर जब एक उम्र ऐसी आती है कि वो सब चीज़ें याद आती हैं, और जब याद आती हैं तो उसको कहते हैं आत्मचिंतन, मंथन, मनन। जब रात में आदमी लेटता है तो वो सब सोचता है कि हमने क्या क्या कैसे कैसे किया, सेल्फ एनालिसिस। तो उस पे ये रचना है मेरी, सुनिएगा उसको। कि जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थी, जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थी, जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थी, जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थी। मैं ही मैं उलझा था, मैं ही मैं उलझा था मैं। अरे मैं हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मेरी वजह से वैसा हुआ। मैं ही मैं उलझा था मैं, दोषी थे सब उजला था मैं ही मैं उलझा था मैं, दोषी थे सब उजला था मैं। वो था घमंड में रहा चूर, वो था घमंड में रहा चूर, अपनाए गैर अपने थे दूर। वो था घमंड में रहा चूर, अपनाए गैर अपने थे दूर। मेरे आलिंगन को तड़पी मेरे अपनों की बाहें थीं, मेरे आलिंगन को तड़पी मेरे अपनों की बाहें थीं। जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थीं, जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थीं, जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थीं। अब प्रायश्चित है बचा शेष, अब प्रायश्चित है बचा शेष, ना बैर किसी से नहीं द्वेष। वो आज की डेट में अब जिनके साथ जो कुछ कर दिया उनमें से कई लोग तो मर भी गए ना, काफी टाइम हो गया। अब प्रायश्चित है बचा शेष, ना बैर किसी से नहीं द्वेष। यादों में हैं वो दिन प्यारे, अब वो दिन मैंने खो डाले। मेरे कठोर शब्दों पर निकली जाने कितनी आहें थीं, मेरे कठोर शब्दों पर निकली जाने कितनी आहें थीं। जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थीं, जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थीं, जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थीं। और अंतिम इसकी 4 लाइनें देखिए कि अपने हैं दूर कोई पास नहीं। आज की डेट में मैं रह रहा हूँ बॉम्बे में, तो मेरा बॉम्बे में अपना कोई नहीं है, मतलब मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और मेरे पेरेंट्स रह रहे हैं अलीगढ़ में, जो कि काफ़ी दूर है और जाना हो नहीं पाता, ज़्यादा साल में 1 या 2 बार ही जाना हो पाता है। तो अपने हैं दूर कोई पास नहीं, जीवन में कोई रास नहीं। अपने हैं दूर कोई पास नहीं, जीवन में कोई रास नहीं। आंखें ढूंढें कुछ बार बार, होली है सूनी सब त्योहार। आंखें ढूंढें कुछ बार बार, होली है सूनी सब त्योहार। दिवाली पर जब बम फूटे तो उनमें छिपी कराहें थीं, दिवाली पर जब बम फूटे तो उनमें छिपी कराहें थीं। जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थीं, जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थीं, जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थीं, जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थीं, जिस पथ पर मैं चलता आया नादानों की राहें थीं। तो ये थी मेरी रचना। और इसके साथ मैं आपको एक अभी मैंने एक रचना लिखी कि आप सब परिवारों में रहते हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके कोई हर परिवार में एक ना एक ऐसा होता है कि जो इधर की उधर लगाने वाला होता है। एक ना एक मेंबर ऐसा होता है, एक नहीं ज़्यादा भी होते हैं किसी किसी परिवार में, कि इधर की उधर लगाते हैं और रिश्ते खड़का देते हैं, वो रिश्ते तोड़वा देते हैं या रिश्ते बिगड़वा देते हैं। तो हमें भी पाला पड़ गया कुछ एक ऐसे लोगों से, तो मैंने उस पर कुछ लाइनें लिखी, वो सुनिएगा और आपको, मुझे लगता है आपको समझ आएंगे और आप उसको पसंद करेंगे। कि न जाने क्या मजा आता है ऐसे सरफरे दीवाने को, न जाने क्या मजा आता है ऐसे सरफरे दीवाने को,
जो बीच में घुस लेता है इधर की उधर लगाने को। न जाने क्या मजा आता है ऐसे सरफरे दीवाने को, जो बीच में घुस लेता है इधर की उधर लगाने को। अरे पगले ठहर जा सुन, अरे पगले ठहर जा सुन, बड़े गम हैं इस जमाने को। ये रिश्ते हैं नाजुक और क्यों बावला है तू खटपट कराने को। ये रिश्ते हैं नाजुक, तू क्यों बावला है खटपट कराने को। और बनते बनते तो बरस बीत जाते हैं पगले, बनते बनते तो बरस बीत जाते हैं पगले। तुझे कुछ ही पल लगते हैं घर में रायता फैलाने को। बनते बनते तो बरस बीत जाते हैं पगले, तुझे कुछ ही पल लगते हैं रायता फैलाने को। मतलब उससे तुम रखो मत रखो, कुछ कहो मत कहो, वो फिर भी बनेगा शुभ चिंतक बस तुम्हें जताने को। वो फिर भी बनेगा शुभ चिंतक बस तुम्हें जताने को। राय देगा ज्ञान देगा वो अपनी ही चमकाने को। राय देगा ज्ञान देगा वो अपनी ही चमकाने को। और एक पल लगे इसे किसी की खोपड़ी घुमाने को। एक पल लगता है इसे किसी की खोपड़ी घुमाने को। सदियां लगती नाम को कुछ काम का बनाने को। सदियां लगती नाम को कुछ काम का बनाने को। और चंद पल लगते हैं सब कुछ खाक में मिलाने को। चंद पल लगते हैं सब कुछ खाक में मिलाने को। चंद पल लगते हैं सब कुछ खाक में मिलाने को। चंद पल लगते हैं सब कुछ खाक में मिलाने को। तो ये मेरी रचना थी। और इसके साथ मैं आपको एक रचना सुनाना चाहता हूँ कि लगता है वो मैं ज़रा उसको सर्च कर रहा हूँ, वो अगर मिल जाती है तो मैं सुना देता हूँ। हाँ जी, तो मैं एक रचना नारी पे सुना देता हूँ क्योंकि नारी शक्ति पे सुनाता हूँ। और मेरी ज़्यादातर रचनाएं यथार्थ को देखते हुए, कभी कोई सीन देख लेते हैं, कोई ऐसा इंस्टेंस कोई दिखने को मिल जाता है तो वैसा देख के मैं लिखता हूँ। तो आपको एक सुनाता हूँ मैं नारी के ऊपर कि मैंने एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो काफ़ी पहले की बात है। तो मैंने देखा कि सुबह को 8 बजे मैं ट्रेन में चढ़ा, सुबह 8 बजे। तो जहाँ पे मैं रहता हूँ मीरा रोड, वहाँ मीरा रोड से कुछ माएँ अपने बच्चों को लेके, जो मूक बधिर बच्चे होते हैं, जो बोल नहीं पाते सुन नहीं पाते, उनको लेके स्पेशल स्कूल्स होते हैं जो काफ़ी दूरी पे मीरा रोड से दादर काफ़ी दूर है। तो दादर में कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे अच्छा पढ़ाते होंगे या जो भी कुछ होता होगा, तो वहाँ पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को वहाँ स्कूल ले जाती हैं, वहाँ दादर तक ले जाती हैं, वहीं रुकती हैं। वहीं रुकने के बाद जब बच्चे की छुट्टी होती है तो लेके वापस आती हैं। और वो जब बच्चे को ले जाती हैं तो लंच बना के ले जाती हैं, सब कुछ तैयारी करके ले जाती हैं। तो सीट पे बैठे बैठे बच्चे के बाल भी काटती जा रही हैं, बच्चे को लेसन भी याद करा रही हैं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी करवा रही हैं, फिर उसको थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी करा रही हैं। तो वो सब सीन मैंने देखा तो मुझे लगा कि एक माँ के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है और कितनी तल्लीनता से वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाती है। तो उस नारी को देखते हुए मैंने एक रचना लिखी है। उस रचना को सुनिए जो नारी के ऊपर है। मेरा एक क्या कहना चाहिए, एक सैल्यूट है एक नारी शक्ति को। सुनिएगा कि नारी के व्यक्तित्व का जब आकलन करने चला, नारी के व्यक्तित्व का जब आकलन करने चला, कद में भी पुरुषों से ऊपर है प्रभु की ये कला। नारी के व्यक्तित्व का जब आकलन करने चला, कद में भी पुरुषों से ऊपर है प्रभु की ये कला। सेविका सा भाव तेरा भाई बहन के लिए, सेविका सा भाव तेरा भाई बहन के लिए, बाप की आंखों का तारा त्याग का जीवन जिए। और बाप के घर से विदा ले जब पति का घर मिले, याद में यादें रहें पर फूल सा चेहरा खिले, याद में यादें रहें पर फूल सा चेहरा खिले। सेविका सा भाव तेरा भाई बहन के लिए, बाप की आंखों का तारा त्याग का जीवन जिए। बाप के घर से विदा ले जब पति का घर मिले, याद में यादें रहें पर फूल सा चेहरा खिले। वो अंधेरा दूर करती अपने जीवन को जला, वो अंधेरा दूर करती अपने जीवन को जला। नारी के व्यक्तित्व का जब आकलन करने चला, कद में भी पुरुषों से ऊपर है प्रभु की ये कला। नारी के व्यक्तित्व का जब आकलन करने चला, कद में भी पुरुषों से ऊपर है प्रभु की ये कला। जब रसोई में घुसे सबको खिलाए प्यार से, जब रसोई में घुसे सबको खिलाए प्यार से, खुद बचा भोजन समेटे खाए वो सद्भाव से।
जब रसोई में घुसे सबको खिलाए प्यार से, खुद बचा भोजन समेटे खाए वो सद्भाव से। है ये सामंजस्य उसका बस कोई रूठा न हो, है ये सामंजस्य उसका बस कोई रूठा न हो। वो खाना बनाने के बाद भी उसका ये सामंजस्य होता है कि मेरे इस बच्चे को क्या खाना है, इसको तोरई नहीं खानी है, इसको लौकी खानी है, इसको आलू का पराठा खाना है, इसको ये खाना है। वो क्या सामंजस्य बिठाती है, किचन से बाहर खाना सर्व करती है, उस टाइम वो नारी ही कर सकती है। जब रसोई में घुसे सबको खिलाए प्यार से, खुद बचा भोजन समेटे खाए वो सद्भाव से। है ये सामंजस्य उसका बस कोई रूठा न हो, पेट भरता तब है उसका जब कोई भूखा न हो। पेट भरता तब है उसका जब कोई भूखा न हो। और वो नहीं रहता सुखी जिसने कहीं उसको छला, वो नहीं रहता सुखी जिसने कहीं उसको छला। नारी के व्यक्तित्व का जब आंकलन करने चला, कद में भी पुरुषों से ऊपर है प्रभु की ये कला। नारी के व्यक्तित्व का जब आंकलन करने चला, कद में भी पुरुषों से ऊपर है प्रभु की ये कला। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, आप इसको शेयर करते जाइए, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि ये मेरी सोच अगर आपको अच्छी लग रही है तो और भी लोग इसे लाइक करें और सुने। वो नहीं रहता सुखी जिसने कहीं इसको छला, नारी के व्यक्तित्व का जब आकलन करने चला, कद में भी पुरुषों से ऊपर है प्रभु की ये कला। कैसी भी हालत हो धन से पाई पाई जोड़कर, कैसी भी हालत हो धन से पाई पाई जोड़कर, घर संवारे स्वर्ग सा और श्रम करे जी तोड़कर। कैसी भी हालत हो धन से पाई पाई जोड़कर, घर संवारे स्वर्ग सा और श्रम करे जी तोड़कर। धीर वो गंभीर वो स्वभाव में है सहजता, धीर वो गंभीर वो स्वभाव में है सहजता। और जब जलाए वो दिया तो भागती दरिद्रता। कैसी भी हालत हो धन से पाई पाई जोड़कर। मैंने ये देखा है कि घर चाहे कच्चा हो, चाहे टूटा फूटा हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन गृहिणी, घर की औरत अगर कच्चा है तो भी उसे गोबर मिट्टी लाके उसको लीपती है, उसको साफ सुथरा करती है। और वो कुछ भी सजाने संवारने का कुछ खास नहीं कर पाती, जैसी भी उसकी आर्थिक स्थिति है, तो वो पिन्नियां विन्नियां काट के कुछ ऐसा कुछ सजावट का बना के वही लटका देती है। तो भावनाएं देखो, जितना उसके हाथ में खर्चा है, जितना उसके हाथ में, जितना उसका बजट है, उस बजट से भी वो घर को स्वर्ग बनाती है किसी भी तरह से। तो कैसी भी हालत हो धन से पाई पाई जोड़कर, घर संवारे स्वर्ग सा वो श्रम करे जी तोड़कर। धीर वो गंभीर वो स्वभाव में है सहजता। जब जलाए वो दिया तो भागती दरिद्रता। वो बड़ी हिम्मत न टूटे जाने कैसी है भला, वो बड़ी हिम्मत न टूटे जाने कैसी है भला। नारी के व्यक्तित्व का जब आंकलन करने चला, कद में भी पुरुषों से ऊपर है प्रभु की ये कला। नारी के व्यक्तित्व का जब आंकलन करने चला, कद में भी पुरुषों से ऊपर है प्रभु की ये कला। रूप में वो लक्ष्मी, अब ये अंतिम 4 लाइन देखिए कि रूप में वो लक्ष्मी है, रूप में वो लक्ष्मी है, रूप में वो शिक्षिका, रूप में वो लक्ष्मी है, रूप में वो शिक्षिका। भंवर में हो जब पुरुष तो बनती पथ प्रदर्शिका। रूप में वो लक्ष्मी है, रूप में वो शिक्षिका। भंवर में हो जब पुरुष तो बनती पथ प्रदर्शिका। रूप में माता बहन का, रूप में वो रागिनी, रूप में माता बहन का, रूप में वो रागिनी। रूप में संगी सहेली, रूप जीवन संगिनी, रूप में संगी सहेली, रूप जीवन संगिनी। और रूप बहु तेरे हैं तेरे, एक क्यों पूजूं भला, रूप बहु तेरे हैं पर क्यों एक में पूजूं भला। नारी के व्यक्तित्व का जब आंकलन करने चला, रूप बहु तेरे हैं तेरे, एक क्यों पूजूं भला। एक मतलब क्यों मैं बहनी मानूं तुझे, क्यों मैं बीवी ही मानूं तुझे, तेरे तो कितने रूप है। रूप में वो लक्ष्मी है, रूप में वो शिक्षिका। भंवर में हो जब पुरुष तो बनती पथ प्रदर्शिका। रूप में माता बहन का, रूप में वो रागिनी, रूप में संगी सहेली, रूप जीवन संगली। रूप बहु तेरे हैं पर क्यों एक में पूजूं भला। नारी के व्यक्तित्व का जब आंकलन करने चला, कद में भी पुरुषों से ऊपर है प्रभु की ये कला। नारी के व्यक्तित्व का जब आंकलन करने चला, कद में भी पुरुषों से ऊपर है प्रभु की ये कला। और इसके साथ मुझे लगता है मैं बोर कर रहा हूँ, अब काफी देर हो गई, 40 से 45 मिनट हो गए। मुझे बताएं कि आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, या मैं एंड करूं। अगर समापन करना हो तो कह दीजिए, मैं समापन कर दूंगा ऐसे कोई तो मुझे लगता है काफ़ी देर हो गई। तो मुझे हमारे ग्रुप की एडमिन जो हैं सरिता जी, बताएं मेरा टाइम हो गया या कुछ एक आध और पढ़ूं, क्या कैसे करूं, समापन करूं। सरिता जी अच्छा विनय भाई, विनय, डियर विनय, बोर नहीं हो रहे, मुझे पता है तुम बोर नहीं हो रहे होगे, तुम मन से सुनते हो यार।
ऐसे श्रोता भी बहुत कम मिलते हैं जो बहुत मन से सुनते हैं। एक्चुअली मैं भी इतना अच्छा, थैंक यू दादा, शैल दादा, थैंक यू सो मच। नहीं, इतना एक आध में और सुनाने की सोच रहा। चलिए मैं एक गीत सुना देता हूँ, जो एक गीत सुनाता हूँ, फिर एक दो मुक्तक सुनाऊंगा और फिर विदा लूंगा। कि तेरा ये भोलापन मुझको बड़ा प्यारा सा लगता है, तेरा ये भोलापन मुझको बड़ा प्यारा सा लगता है। कभी भी सामने आती हो दिल हारा सा लगता है, तेरा ये भोलापन मुझको बड़ा प्यारा सा लगता है। कभी भी सामने आती हो दिल हारा सा लगता है। जब कभी बात करती हो तो यूं लगता है कुछ मुझको, जब कभी बात करती हो तो यूं लगता है कुछ मुझको। तू अजनबियों की दुनिया में एक सहारा सा लगता है, तू अजनबियों की दुनिया में एक सहारा सा लगता है। करूं इजहार कैसे तुझसे मुझको एक झिझक सी है, करूं इजहार कैसे तुझसे मुझको एक झिझक सी है। मैं तुझसे मिल नहीं पाता हूँ, दिल में एक कसक सी है। मैं तुझसे मिल नहीं पाता हूँ, दिल में एक कसक सी है। तुझे कैसे बताऊं हाल दिल, सुन ले मेरे हमदम। तुझे कैसे बताऊं हाल दिल, सुन ले मेरे हमदम। विरह में तड़पता हूँ मैं, कलेजे में अगन सी है। विरह में तड़पता हूँ मैं, कलेजे में अगन सी है। विरह में तड़पता हूँ मैं, कलेजे में अगन सी है। अंतिम 4 लाइनें देखिए कि कसम है हमको भी ये आज से तुझको जो भूले तो, कसम है हमको भी ये आज से तुझको जो भूले तो। है वादा एक भी कांटा तेरे पाँव को छूले तो, है वादा एक भी कांटा तेरे पाँव को छूले तो। तेरा ये हम सफर तेरे गमों को हंस के पी लेगा, तेरा ये हम सफर तेरे गमों को हंस के पी लेगा। ये नजराना है मेरी दोस्ती का तू कबूले तो, ये नजराना है मेरी दोस्ती का तू कबूले तो। ये नजराना है मेरी दोस्ती का तू कबूले तो ये था मेरा गीत, और इसी के साथ मुझे लगता है मुझे समापन करना चाहिए। तो ठीक है, फिर सरिता मैं फिर कट कर मैं समापन करता हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरा काव्य पाठ एंजॉय किया होगा, और शेयर करते रहें इसको, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। पुष्पा सिंह जी, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे सुनने आए और मुझे अपना समर्थन दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।